तो दोस्तों इस कहानी का आगाज़ होता है और हम देखते हैं कि एक महल को आग लगी होती है जहाँ पर कुछ सिपाही भी आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि जख्मी हालत में दीवार के साथ टेक लगाए बैठा होता है, मुस्कुराते हुए कुछ बातें सोचता है कि एक ऐसा बादशाह जो कि बुराई के रास्ते पर चल पड़ा था और उसने डीमन के साथ पैक्ट भी बनाया हुआ था, ऐसे बादशाह की ये नाइट आखिरी दम तक हिफाजत करता रहा था। तो वो सोचते हैं कि क्या दुनिया उसे एक अजीम नाइट के तौर पे याद रखेगी जिसने अपनी वफादारी आखिरी वक्त तक निभाई, या फिर दुनिया उसे एक बेवकूफ़ समझेगी जिसने हालात के साथ बदलना नहीं सीखा। लेकिन खैर, अब इन सब बातों की हमारे मेन कैरेक्टर केन लोटर को, जो कि एक कंप्यूटर गार्ड होता है, परवाह नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है, क्योंकि वो एक अनाथ होता है और उसके मरने के साथ ही सब लोग उसे भूल जाएंगे। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एक लड़का केन पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुमने आखिरी वक्त में अपने स्वॉर्ड का रुख क्यों तब्दील कर लिया था। ये डार्क गोल्डन हेयर लड़का असल में हालो रेस्टन होता है, जो कि रेबल आर्मी का लीडर होता है, एक ऐसी आर्मी जिन्होंने बादशाह के खिलाफ बगावत करके उसे हराया होता है। साथ ही साथ हेलो रेस्टन हमारे मेन कैरेक्टर केन लेटर का दोस्त भी होता है। केन के सीने में तलवार घुसी होती है और वो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि मैं एक अनाथ पैदा हुआ था, मैंने अपनी ज़िंदगी के 29 साल भी अपनी मर्ज़ी से गुजारे हैं, और आज जब मैं मर रहा हूँ तो इस पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी। केन की आंखें बंद हो रही होती हैं और हालो उससे पूछ रहा होता है कि तुम भागे क्यों नहीं, तुमने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म क्यों किया। हालो रोने लग पड़ता है और अपने दोस्त को पकड़कर उससे कहता है कि वो अपनी आंखें खोलें, लेकिन उस वक्त तक केन मर चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का पानी के ऊपर चढ़ रहा होता है और वो ये सोचते हैं कि क्या ये मरने की बात का सीन है। हम अपने मेन कैरेक्टर केन को देखते हैं जो कि पानी पर चल रहा होता है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। वो सोचता है कि क्या ये मरने की बात की आज़ादी है। केन इधर उधर देखता है और हेलो के बारे में सोचता है जो कि उसके मरने पर रो रहा होता है, लेकिन वो परेशान नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि हालो अपना ख्याल खुद रख लेगा। साथ ही साथ केन इधर उधर देख रहा होता है कि तभी वहां पर एक लाइट इमर्ज होती है। केन लाइट की तरफ देखता है जो कि तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है और फिर उसे अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। फिर जब केन दोबारा आंखें खोलता है तो उसके सामने एक गोल्डन हेयर लड़का खड़ा होता है जो कि उसके पैदा होने पर बहुत खुश होता है और उसको केरोन नाम से पुकार रहा होता है। वो लड़का अपने बाप से उसे उठाने के लिए कहता है। फिर एक बूढ़ा आदमी उसे अपने हाथ में उठा लेता है और उससे कहता है कि मेरा सबसे छोटा नाती तो बहुत ही बहादुर है, ये अभी तक रोया नहीं है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर केन को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब ये बूढ़ा आदमी उसे उठाता है तो केन को समझ आ जाती है कि ये कोई और नहीं, उसका पुराना दोस्त हालो है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। हालो की उठाती केन रोने लग पड़ता है और साथ ही केन को भी समझ आ जाती है कि वो हालो के ग्रैंडसन के तौर पर दोबारा पैदा हुआ है, जिसका नाम खैरन रखा गया है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर एक टीचर लेक्चर दे रहा होता है जिसमें वो 45 साल पहले केन लेटर और मैड एम्परर की कहानी सुना रहा होता है, और उस कहानी में केन लेटर को एज ए हीरो बताया जा रहा होता है क्योंकि उसने मरते दम तक अपने बुरे बादशाह का साथ नहीं छोड़ा था, तो इसलिए आज उसे लोग एज ए सिंबल ऑफ लॉयल्टी याद रखते हैं। फिर ये टीचर केरोन से उस पूछता है कि तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है, लेकिन कैरन जो कि अब बड़ा हो चुका होता है वो टीचर से ही सवाल कर लेता है कि आपको इन सब के बारे में क्या लगता है। इस पर टीचर कहता है कि ये तो सब लोग जानते हैं कि केन और हालो आपस में दोस्त थे और शायद डूक हालो रेस्टन ने ये सब कुछ अपने दोस्त की वकार के लिए किया हो। इस बात पर कैरन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। कैरन जो कि इस वक्त 10 साल का होता है, डूक हालो का तीसरा ग्रैंडसन और काउंट पेल का इकलौता बेटा होता है। कैरन अपने टीचर से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर को अपने दोस्त से कोई बदला लेना होगा, इसलिए वो उसका नाम इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टीचर सोचते हैं कि पता नहीं कैरन कौन सी बातें कर रहा है और उससे पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। कैरन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को अपने दोस्त पर गुस्सा होगा क्योंकि उसने उनकी तरह बगावत नहीं की थी और मरना पसंद किया था, तो शायद इसी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने उसे हिस्ट्री में हीरो बना दिया है। कैरन की बातें सुनकर टीचर हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। वो सोचते हैं कि मैंने कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे पढ़े हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि हिस्ट्री को चेंज किया गया है, क्योंकि बगावत के टाइम पर केन और हालो की ताकत बराबर थी, लेकिन केन बहुत जल्दी हार मान गया था, तो शायद क्या पता वाकई में वो एक आसान मौत मरना चाहता हो। लेकिन टीचर सोचता है कि अगर मैंने केरोन की बात मानकर उससे एग्री किया तो क्या पता डूक हालो के लोग इसे बगावत समझकर मेरा कत्ल कर दें।
टीचर कैरन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इस नजरिए के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। टीचर की इस बात पर कैरन हंसने लग पड़ता है और टीचर उसे सवालिया नजरों से देखता है। कैरन कहता है कि टीचर मैं तो मजाक कर रहा था, आपको मेरी इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हॉल में से गुजरता हुआ सोचता है कि अब उसका नाम कैरन रेस्टन है और वो अपने दोस्त के सबसे छोटे ग्रैंडसन के तौर पर पैदा हुआ है। उसे ये सब कुछ मानने में थोड़ा अरसा लगा था, लेकिन अब वो इस माहौल में एडजस्ट हो गया है। कैरन को अपने दोस्त पर गुस्सा आता है कि उसने उसे हिस्ट्री का हीरो बना दिया, हालांकि वो तो एक आसान मौत मरना चाहता था। कैरन ये सब बातें सोचता हुआ एक कमरे में आता है जहाँ पर एक आदमी साइलेंटली प्रे कर रहा होता है। कैरन उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि इस आदमी का नाम पेल है और ये हेलो का सबसे छोटा बेटा और मेरा बाप है। कैरन जब कुछ आवाज करता है तो उसका बाप उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। कैरन हाँ में जवाब देता है और अपने बाप से कहता है कि क्या वो दोबारा से उसकी अवेकनिंग सेरेमनी के लिए परेशान है। इस पर पेल अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि मैं परेशान होने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे दोनों अंकल की तरह नहीं हूँ। मैंने आज तक अपनी मैजिकल पावर को अवेकन नहीं किया और मुझे डर है कि मेरी ये बदकिस्मती तुम्हारे तक ना पहुंच जाए। कैरन अपने बाप को मुखातिब करता है और उससे कहता है कि आपको दूसरों की बातों पे कान धरने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। कैरन की इन बातों से पेल को उस पर प्यार आता है और वो अपने बेटे को सीने से लगा लेता है और उसके गालों को हाथ लगाते हुए कहता है कि तुम भी मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। उसके बाद वो दोनों बाप बेटा खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जब कैरन अपने कमरे में अकेला होता है तो वो अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में सोचता है। कैरन को याद आता है कि उसके दोस्त हालो ने पिछली जिंदगी में उसे अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में बताया था। हालो ने बताया था कि ये एक मैजिकल रिचुअल होता है जिसमें हम एक इंसान की मैजिकल पावर को अवेकन करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर केन को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये सब कुछ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। हेलो उसे ये भी बताता है कि मैजिकल पावर अवेकन करने से कोई फैमिली हेड नहीं बन जाता और फैमिली हेड बनने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ती है, और जब तुम फैमिली हेड बन जाते हो तो तुम्हें एक राज की बात बताई जाती है। केन उससे पूछते हैं कि वो तुम्हें कौन सा राज बताते हैं, क्या वो तुम्हें एक खजाना देते हैं या फिर एक ऐसी किताब जिससे तुम अपनी हर मुराद पूरी कर सकते हो। हालू जब केन को इतना इंटरेस्टेड देखता है तो वो पहले उसका मजाक उड़ाने लग पड़ता है। इस पर केन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मार खाने का मन है। हालू उससे कहते हैं कि नहीं, और उसको कहता है कि अगर मैं कभी फैमिली हेड बना तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट जरूर बताऊंगा। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कैनन अपने बेड पर बैठा खिड़की की तरफ देख रहा होता है। फिर अचानक एरन की बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लग पड़ता है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि मेरे बाप को मेरी अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मेडिकल पावर कई साल पहले अवेकन कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन और उसके घर वाले रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं। कैरन रेलवे को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा होता है। कैरन की माँ उसे बताती है कि इस ट्रेन की बहुत सी चीजों को बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने स्पॉन्सरशिप की हुई है। अपनी बीवी के मुंह से इस तरह की अपनी तारीफ सुनकर कैरन के बाप के गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं। पेल की बीवी उससे कहती है कि तुम मानो ना मानो लेकिन तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। इन सब बातों पर कैरन भी अपने बाप से कहता है कि मुझे आपका बेटा होने पर फख्र है। कैरन सोचता है कि बेशक मेरे बाप के पास मेडिकल पावर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाप ने रेस्टोरेंट फैमिली के 30% फाइनेंस को संभाले हुए था। वो सोचता है कि मेरी माँ भी बहुत दयालु है और उसका बाप भी फैमिली का पूरा ख्याल रखता है और इसीलिए ये दोनों मेरे लिए एक परफेक्ट पेरेंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन एक पहाड़ी इलाके से गुजर रही होती है। कैरन जब ट्रेन की खिड़की से रेस्टोरेंट फैमिली का मेन ई स्टेट देखता है तो वो हैरान रह जाता है। इस ई स्टेट को आजरा सी फॉरेस्ट कहते हैं। कैरन फोर्ट्रेस को देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर उसी का पुराना दोस्त हेलो रेस्टोरेंट भी है। कैरन मन ही मन में सोचता है कि मेरे दोस्त ने दुनिया के सामने मुझे एक हीरो के तौर पर दिखाया है, लेकिन अब मैं हर वो काम करूंगा जिससे मैं हेलो को तंग कर सकूं। पेल जब अपने बेटे को इतना एक्साइटेड देखता है तो उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। कैरन दिल में कहता है कि हेलो अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा सबसे छोटा नाती तुम्हारे खानदान का सबसे बड़ा विलन बनने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। तो दोस्तों ये था मैड डॉग ऑफ डूक ई स्टेट का पहला चैप्टर। अगर ये मानवा तुम लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में पार्ट 2 कहो।